मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को थोड़ा सा लेंदी करना हो तो हम एग्जांपल्स लेते हैं उसको परफेक्टली समझने के लिए, राइट? सो यहाँ पे पूछा गया स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विथ एग्जांपल्स। सपोज यू फेस सम डिफिकल्टीज और समथिंग लाइक डिफिकल्ट कोई टॉपिक है एंड यू वांट टू सॉल्व इट, ओके, बट यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व और हाउ टू क्रैक इट। तो आपको पता नहीं कि कैसे इसको सॉल्व करे या क्रैक करे, सो दैट आपको डिफिकल्ट जो फेस हो रहा है, मतलब डिफिकल्टीज जो फेस कर रहे हो आप अंडरस्टैंडिंग में या आइडियाज लेने में या कोई भी पॉइंट में लॉजिकल पॉइंट्स को समझने में, तो उस चीज को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या होता है, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलो, कि एग्जाम्पल्स एक चीज को थोड़ा सा इजी कर देता है। टू मेक थिंग्स easier we use examples। certainly हम बोलेंगे कि कुछ certain points में we need example, उदाहरण देना। तो उदाहरण देखे हो ना, मैथ्स के बुक्स में हम लोग जब मैथ्स करते थे तो उसमें उदाहरण रहते थे, या साइंस का कुछ एग्जाम्पल्स करते हो या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करते हो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं। तो ये क्यों होता है, कोई भी चीज को इजीली समझने के लिए आपको दिया जाता है एग्जाम्पल्स, ओके। कोई भी आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करना हो, सपोज जनरल आइडियाज को लेना हो, कोई भी कोडिंग इन्फॉर्मेशन को निकालना हो, तो हम लोग यूज करते हैं एग्जाम्पल्स। सो सिमिलरली समटाइम्स टीचर ऑल्सो, देखो आप जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, सारे बच्चे सेम नहीं होते, सबका आईक्यू डिफरेंट होता है। तो आईक्यू के बेस पे हम जब डिफरेंट बच्चों को पढ़ाते हैं एट ए टाइम, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। समटाइम्स सम स्टूडेंट्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू यू। सो आप जब डिफिकल्ट फेस करते हो कि नहीं ये चीज़ तो मैंने पढ़ा था बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ या फिर समझा नहीं पा रही हूँ, सो एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, पर्टिकुलरली कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स को ट्रू सेंस में लिया जाता है। एग्जाम्पल्स कभी भी फेक एविडेंस के साथ नहीं होता, ऑलवेज ट्रू एविडेंस और ट्रू इंफॉर्मेशन के साथ ही होता है। सो दिस डिफिकल्टी ऑफ द टीचर्स कैन बी सॉल्व इजीली इफ दे आर एबल टू मास्टर द स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। मास्टर्ड हो जाना, किसी भी चीज में मास्टर कब होते हो बताओ, मास्टर कब होंगे? बार बार प्रैक्टिस करना, राइट। राइट। जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कोई चीज में आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, सो उस चीज को रिपीटेडली प्रैक्टिस करो। तो दिस डिफिकल्टी ऑफ द टीचर्स कैन बी सॉल्व इजीली इफ दे आर एबल टू मास्टर द स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। इट इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग एन आइडिया। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, देखो, ये पहले इन्वॉल्व करता है कि इसमें आइडियाज होने चाहिए, इसमें कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब जो कंसेप्ट को यूज करके आप नेक्स्ट कोई टॉपिक को एक्सटेंड करोगे या कोई प्रैक्टिकल को एक्सटेंड करोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी रिलेटेड एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूँ, एसिड बेस। तो एसिड बेस को बच्चों को समझाना है, तो आप सडनली आपको बोला गया कि विथ फ्यू एग्जाम्पल्स प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स, कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो आप एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम जानते हैं, तो उसके लिए लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, मतलब लिटमस पेपर का कन्वर्शन होता है अकॉर्डिंग टू एसिडिक मीडियम और अकॉर्डिंग टू बेसिक मीडियम, ये कर सकते हैं। और लेमन का यूज कर सकते हैं, या फिर सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर का, सोप का यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। वैसे मतलब सिंपल कुछ एग्जांपल्स लो जो बेसिक सेंस में ट्रू हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस और अकॉर्डिंग टू टॉपिक, उसका मेन आइडियाज आपको रिफ्लेक्ट होता दिखे। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ तक आप मेंशन करेंगे, ज्यादा नहीं, वन पैराग्राफ मेंशन कर देना। सो अभी देखो ये पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। द स्किल इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ जुडिशियस सिलेक्शन। जब लॉ के अकॉर्डिंग आप कुछ चीजों को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना सुइटेबल एग्जांपल्स के लिए, कुछ कंसेप्ट को, आइडियाज को, प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझाने के लिए आप एग्जांपल्स का यूज करते हैं, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस को आप अप्लाई कर सको। सपोज कुछ एप्लीकेशन से कुछ टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर सको, इसलिए आप प्रॉपर एग्जांपल्स का यूज करते हैं। बस इतना कर लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके कंपोनेंट्स पे। तो सेम अगेन कंपोनेंट्स हैं। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो बार बार मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चों ने आज अच्छे से फिर से लिख के दिखाया है, वो मैंने देखा है, बट उनको इन्फॉर्मेशन मतलब रिप्लाई देने को टाइम नहीं मिला। सो ये देखो, ऐसा हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है। टेबल में क्या किया ना, चार पार्ट कर लिया, याद रहा। सो ये पहले क्या लिखोगे, नेम, रोल नंबर, ये सब तो होगा ही, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब्जेक्ट देन टॉपिक, एंड इस हैंड में क्या रहेगा दूसरे साइड में, दैट इज स्किल हो गया। स्किल के साथ स्किल के साथ और क्या रहेगा, दैट इज सेशन हो गया, ड्यूरेशन हो गया, क्लास है, ड्यूरेशन है, ऐसा मेंशन रहेगा। सो इतना मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर लेना, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक,
ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आफ्टर दैट एक टेबल बना लो, टेबल में 4 पार्ट कर लो, 4 पार्ट में पहला पार्ट कंटेंट एनालिसिस, सेकंड पार्ट क्या रहेगा बताओ? अभी सेकंड पार्ट में कौन रहते हैं? टीचर, टीचर्स एक्टिविटी और पीपल, PT's activity, people teachers activity, then आएगा students response and the last one is blackboard work। हो गया। अभी देखो एक चीज बता रही हूँ, जब यहाँ पे लिख रहे हो कंटेंट एनालिसिस, पूरा ही कोई भी कंटेंट को लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्टली क्या है? टीचर्स जो एक्टिविटी है, मतलब पीपल टीचर्स का जो एक्टिविटी है, उसमें आप क्या करेंगे? पूरी चीजों को समझाने के लिए जो कंसेप्ट है वो तो समझाएगा टीचर, प्लस आप एग्जाम्पल्स देंगे। यहाँ पे इतना ही याद रखोगे, कोई भी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हिंट में रहेगा, ठीक है? क्वेश्चंस नहीं रहेगा, एग्जाम्पल्स रहेगा। स्टूडेंट रेस्पॉन्स, बच्चे क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स को समझेंगे एंड उसको नोट डाउन करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स में स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली, बच्चे अच्छे से सुन लिए एंड नोट डाउन इट इन देयर कॉपीज, इन देयर नोटबुक और इन देयर कॉपीज, इतना मेंशन करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो एग्जाम्पल्स आपने यूज किया था या कोई पिक्चर यूज किया था, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है? सो इतना रहा। एंड लास्ट में ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फिर आएगा, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में ये रहा आपका कंपोनेंट, नीचे तक है। सो चेक कर लेते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है। 5 कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट देख लो। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेवेंट, ठीक है? फिर से आप स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर सकते हो, वो रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल में 0 से भी स्टार्टिंग होता है, 1 से भी होता है, तो आप जो भी रेटिंग स्केल लेना चाहते हो। सो पहला पॉइंट क्या है? रिलेवेंट। क्या हो गया? रिलेवेंट। देन आया सिंपल, देन आया रियल, एंड फोर्थ में इंटरेस्टिंग, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मीडिया। तो रेलिवेंट कोई भी चीज आप एग्जांपल्स को जो यूज करें अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और आइडियाज को जनरेट करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, वो रेलिवेंट है कि नहीं, मतलब यूजफुल उसका है कि नहीं, या फिर वो वैलिड होता है कि नहीं, ये देखना। सो 4 5 जो भी आप रैंक देना चाहते हो, रैंक दे सकते हो, टिक कर सकते हो। सिंपल होना चाहिए एग्जाम्पल्स, ऑलवेज सिंपल होना चाहिए। एग्जाम्पल्स को कभी भी डिफिकल्ट मत कर देना, एग्जाम्पल्स ऑलवेज सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नेक्स्टली रियल होना चाहिए। मैंने देखो कोई भी एग्जाम्पल्स दिया, वो सारे रियल होते हैं, ना कि फेक। फेक एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं देना है, रियल एग्जाम्पल्स ऑलवेज देना पड़ेगा। देन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स जब भी दे रहे हो तो बच्चों का इंटरेस्ट जैसा गेन हो वैसे एग्जाम्पल्स उनको देना पड़ेगा, ठीक है? सो एग्जाम्पल्स जो भी रहेगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा, बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल होगा, इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्टली एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मीडिया, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मीडिया, मीडिया एप्रोप्रिएट यूज किए हो कि नहीं क्लासरूम में? क्लासरूम में जो भी आप यूज करते हैं वो एप्रोप्रिएट होता है कि नहीं? TLM जो आप यूज करते हो वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो भी चेक करना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो टेबल रहेगा, यहाँ पे आप ऐसा टेबल और एक बनाएंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का। ये आपका कंपोनेंट पार्ट रह गया, यहाँ पे आपका रेटिंग स्केल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट आपने मेंशन किया। यस, यस। ओके ओके, 1 सेकेंड। अभी आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर हो ना? ओके, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मीडिया मतलब आप कौन सा मीडिया को, हाँ मैं बता रही हूँ। So appropriateness of media means which media should be used by a teacher to explain all these points or properly explain the examples to students to clear out all the abstract ideas. Okay, स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड और चार्ट पेपर, पेपर स्ट्राइप्स हो गया, या डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, दैट मींस द TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, और टीचर जो यूज करते हैं क्लास में, ठीक है? ओके, ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये जो है ना, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यूटिलाइजेशन, ठीक है? ये आपके बुक में कैसे मेंशन है कि हम लोग ऑलवेज ना BBW लिखते रहते हैं, ऑलवेज लिखते हैं। बट BBW जब लोग यूज करते हो, ब्लैक बोर्ड वर्क करते हो, तो उसमें कौन सा चीजों को यूज करना है, कैसे एक टीचर ब्लैक बोर्ड वर्क को जब करे तो कौन से चीजों को ध्यान पे रखे, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग थोड़ा सा लिख देना है कि द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, सिर्फ ये 3 लाइन मेंशन करने हैं। फर्स्ट के जो 3 लाइन्स है ना, उसे ही मेंशन करना है। द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यूटिलाइजेशन, ये जो पॉइंट्स है, ब्लैक बोर्ड यूटिलाइजेशन may be defined as a technique that helps a teacher to use blackboard effectively in the teaching learning process for attaining the teaching objectives in the classroom. So skill, एक ब्लैक बोर्ड को भी यूज करना एक कौशल है।
आप जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हो ये भी यूज करना एक प्रॉपर कौशल है, स्किल है। क्यों बोलो? बिकॉज ब्लैक बोर्ड ऐसा चीज है, ब्लैक बोर्ड ऐसा चीज है जहाँ पे आप अपने जो भी आइडियाज हैं, जो भी आपके थिंकिंग है, जो भी आपके पॉइंट्स है, डायग्राम्स है, उसको आप रेक्टिफाई करके लिखते हो या क्लैरिफाई करके लिखते हो, एग्जाम्पल्स को प्रॉपर करके लिखते हो, कोई भी चीज को आप एक्सप्लेन करते हो, तो आप लोग ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो सपोज अगर ब्लैक बोर्ड में इफेक्टिवली हमने कोई पॉइंट्स को नहीं लिखा तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, कोई भी कंसेप्ट में बच्चे क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो दैट अगर टीचिंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, मतलब शिक्षण एंड अधिगम, मतलब शिक्षण एवं अधिगम, ये जो प्रक्रिया है इसको अगर सरल करना चाहते हो, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सपोज मैं, अगर मेरा ये ऑफलाइन क्लास होता है, यू नो दैट कि ऑफलाइन क्लास में मैं कितना लिखती हूँ बोर्ड में। सो अगर बोर्ड में हम लिखे ना, कोई पॉइंट को मुझे समझाना है, तो यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट को समझाने के लिए मुझे कितने बार रिपीट करना पड़े लाइंस को। बट अगर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता तो बोलो टाइम सेविंग होगा कि नहीं? जितना टाइम लग रहा है टाइम सेविंग होगा, यस। हम लोग फटाफट डायग्राम्स कर सकते हैं, फटाफट पॉइंट्स को कैसे लिखना है अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे हर एक पॉइंट्स को ऐसे लिख के दिखाना पड़ रहा है या फिर अंडरलाइन करके दिखाना पड़ रहा है, वहां पे उतना ज्यादा नहीं चाहिए। जो पॉइंट्स मुझे आते हैं फटाफट मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख डाला, बच्चे उसको नोट डाउन कर लेंगे एंड मैं समझा दूंगी, इतना ही पॉइंट होता है। तो इफेक्टिवली अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना है एंड बच्चों को जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स मिलना चाहिए वो प्रॉपरली मिलना होगा, तो ये इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बच्चों को इसी के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। बस ये 3 लाइन याद करोगे, ज्यादा नहीं, ये 3 लाइन, ठीक है। अभी देखो इसके कंपोनेंट्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है इसके। टोटल अगर देखोगे 6 कंपोनेंट्स हैं, बट वन के अंदर ही लेजिबिलिटी जो लिखा गया उसमें 4 पॉइंट्स हैं, नीटनेस के अंदर 3 पॉइंट है, थर्ड एप्रोप्रिएटनेस के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, देन सिंगल सिंगल पॉइंट्स है। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या समझी, देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग लास्ट स्किल जो है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, वहां पे एंड हो जाता है। और बाकी के जो स्किल्स है वो आप सीख के रखो, फ्यूचर में जब बच्चों को पढ़ाओगे ये सारे स्किल्स को आप यूज करेंगे। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स है सेम चीज है। आपको मैं बोल दूं इस स्किल को आपको लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, जस्ट कंपोनेंट याद रख देना, दैट्स एनफ। और उसका आपको रेटिंग स्केल बनाना नहीं पड़ेगा या कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में जितना आ रहा है उतना करोगे। लास्ट जो कुछ कुछ स्किल्स हैं, जस्ट लाइक ब्लैक बोर्ड वर्क वाला हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट वाला हो गया, या फिर क्लासरूम जो क्लोजर है वो हो गया, मतलब टॉपिक को एंड करना है। तो ये जो 3 स्किल मैंने बोला इसके लिए आपको कोई भी और कुछ माइक्रो स्किल बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। बाकी फ्यूचर के लिए चाहिए तो थोड़ा सा स्किल्स को हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर 1 कंपोनेंट क्या है, लेजिबिलिटी। सो लेजिबिलिटी को हम सिंपल वे से बोले तो हम बोल सकते हैं क्लियर, और बोल सकते हैं कि प्रॉपर। तो अभी देखो प्रॉपर क्या क्या चीजों में होना चाहिए। फर्स्ट वन, डिस्टिंक्ट स्पेस बिटवीन लेटर्स, डिस्टिंक्ट स्पेस बिटवीन लेटर्स। अच्छा यहाँ पे तो मेरे पास चौक नहीं है, बट मैं स्क्रीन पे यूज कर, ओके। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब आप जो भी कंसेप्ट को पढ़ा रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पॉइंट एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन, इतना होना चाहिए। मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन हम लोग किसे बोलते हैं, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एंडिंग करते हैं कुछ कंक्लूजन डाल के, तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द टीचर, टीचर का स्टैंडिंग पोजीशन आपको कैसा लगता है? अच्छा बोलो, क्लासरूम में घूम के पढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा, या फिर एक ही जगह पे खड़े होके से पढ़ाए तो अच्छा लगेगा? बोलो कौन सा अच्छा लगता है? एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, पूरे बच्चों को वो कवर कर रहा है कि नहीं ये देखिए, या फिर एक ही जगह खड़े होकर से पढ़ा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल हूँ, सुन पा रहे हैं? Letters आप लोग लिख रहे हो, शब्द जो लिख रहे हो, वर्ड्स जो लिख रहे हो, या लेटर्स जो लिख रहे हो, अल्फाबेट्स जो लिख रहे हो, उसके अंदर गैप होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था साइज ऑफ द कैपिटल लेटर, ऑलवेज आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर कैपिटल लेटर का साइज आप स्टार्टिंग में जितना लियो एंडिंग में उतना ही लोगे तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कुछ लेटर का साइज बहुत बड़ा, कुछ लेटर का साइज बहुत छोटा, एंड उसको हम कंपेयर ना कर सके स्मॉल लेटर्स के साथ, वैसे सिमिलरली स्मॉल लेटर्स के लिए भी होगा। देन
क्या है, साइज ऑफ द स्मॉल लेटर हो गया, थिकनेस ऑफ द लाइंस, जो लाइंस आप लोग यूज कर रहे हैं उसके थिकनेस को आप चेक करेंगे, थिकनेस प्रॉपर होना चाहिए, सारे जितने लाइंस हैं उसमें जो थिकनेस हो वो प्रॉपर होना चाहिए, सबका एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है। देन नीटनेस, नीटनेस मतलब कितने क्लीन, क्लीन होना चाहिए, तो क्लीन कैसे होगा, अगर हम लोग लाइंस को इक्वली लिखते हैं दैट मीन स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, सम पीपल्स जस्ट लाइक वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग नॉर्मल करते हैं, देन एंडिंग उनका हो जाता है आइदर अपवर्ड हो जाता है या फिर डाउनवर्ड हो जाता है, बट एक ही जैसा अगर हो तो वो बेटर लगता है, तो दैट इज द प्रॉपर स्ट्रेटनेस ऑफ द लाइंस। देन स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, देखो अभी कुछ लाइंस मैंने मेंशन किया, ठीक है, अभी स्पेसिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो लिखने का जो भी स्टाइल है वो अलग हो जाएगा, उसमें प्रॉपर एक नीटनेस नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगा, सो दैट हम लोग स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस को प्रॉपर रखेंगे। देन नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ द ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग, सपोज कुछ चीज लिख दिया, इसको बार बार आपने बोर्ड में एक ही जगह पे ओवर राइट कर दिया, तो इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, तो ओवर राइटिंग नहीं करना है, बार बार रिपीटेडली नहीं दोहराना है। अभी देखो एप्रोप्रिएटनेस, क्या है एप्रोप्रिएट, कौन से पॉइंट पे आप एप्रोप्रिएट रहेंगे, जब भी आप कुछ चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें एप्रोप्रिएटनेस को मेंशन करेंगे। एप्रोप्रिएट क्या होता है, जब भी पॉइंट्स को आप लिखना पसंद करते हो तो वो टू दी पॉइंट होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, और पॉइंट जो भी एक्सप्लेन हो रहे हो उसको पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करें। पॉइंट वाइज लिखने से बहुत चीजों में क्लैरिटी आती है, ना कि हमारा जो कंफ्यूजन है ग्राफ पॉइंट्स पे आता है, ग्राफ पॉइंट्स पे आता है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, सपोज आप एंडिंग करते हो, अच्छा ग्राफ में सबसे लास्ट पॉइंट में आप देखे ना, हर एक का जो ग्राफ रहता है, नॉर्मल जो ग्राफ होता है आइदर ऐसे जाएगा या अदरवाइज ऐसे आएगा, मतलब देखो एक जो पॉइंट है आइदर अपवर्ड में जाना है या फिर एंडिंग कुछ करना है, डाउनवर्ड आके एंडिंग करना है। जब भी आप कंक्लूजन डालते हो उसको ग्राफ पॉइंट में थिंक करना है, ग्राफ पॉइंट में मतलब आपका स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कैसे हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन ऐसे ऐसे पिक वैल्यू में गया, देन हम डाउन किए, मतलब स्टार्टिंग विथ प्रॉपर लाइन, एंडिंग विथ प्रॉपर लाइन, ये होता है पर्टिकुलर कंक्लूजन के साथ। अभी देखो फिगर प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, फिगर एट प्रॉपर प्लेस, आप जो भी फिगर ड्रॉ कर रहे हो वो भी प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रेंडमली आप फिगर ड्रॉ कर दो क्वेश्चन के विद इन। नेक्स्ट, अभी ब्रेविटी एंड सिंप्लिसिटी, सिंपल चीज है, आप जब लाइंस को लिख रहे हो तो उसके अंदर जो गैप आपने मेंशन किया, तो गैप के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल जो लेटर स्टाइल है आपने यूज किया है कि नहीं, अदरवाइज उसमें भी डिफिकल्टीज बच्चे फेस करेंगे। अब देखो पॉइंट जो रहता है हाईलाइट करना, आपको मैंने बहुत बार बोला है कि क्वेश्चन आंसर जब लिख रहे हो तो हाईलाइट करना सीखो, हाईलाइट से बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलता है, तो हाईलाइटिंग अगर हम मेन पॉइंट्स को कर दे तो सबको थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्टली, स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द टीचर, अच्छा ये बता दो क्लासरूम में जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो कैसे टाइप के टीचर्स को आप पसंद करोगे, एक टीचर जो ऑलवेज एक पहले बेंच के सामने ही रहता है, ऑलवेज वहां ही घूम फिर के पढ़ाता है, अदरवाइज पूरे क्लास में अगर घूम फिर के पढ़ाता है, कौन से टीचर को आप पसंद करेंगे, फर्स्ट वन सेकंड वन, सेकंड वन, दैट मीन्स जो थ्रू आउट पूरे क्लास को संभाले एंड स्टार्टिंग बेंच में जितना वो अटेंटिव रहता है या फिर जितना वो पॉइंट्स को बताता है जितना क्लैरिटी के साथ, लास्ट एंड प्लेस तक या एंड बेंच तक बच्चों को उतना समझ आना चाहिए, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट क्लासरूम हमें घूमना पड़ेगा, बच्चों के आसपास जाना पड़ेगा, बच्चों का प्रॉपर जो पॉइंट्स है वो समझ आया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो अभी देखो ये हो गया कि स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द टीचर, ऑलवेज स्टैंडिंग पोजीशन अच्छा नहीं रहता है, एंड अगर जब ब्लैक बोर्ड वर्क का बात आता है तो बताओ अभी ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं अगर कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिखी हूँ, लिख के मैंने क्या किया उसी को कवर करके खड़ी हो गई, ठीक है, उसको कवर कर लिया एंड खड़े हो गए वहां पे, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं, तो इसके लिए हमें लिखने के बाद साइड हो जाना चाहिए, आइदर लेफ्ट साइड और द राइट साइड, तो ताकि बच्चों को क्लियरली विजिबल हो एंड लिख पाए। अभी देखो जो भी पॉइंट्स पढ़ा रहे हो वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब उससे कुछ भी वैल्यूज मिलना चाहिए, जस्ट लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज जो कि मेनली आपकी लाइफ में चाहिए, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, हार्मोनियस वैल्यूज, ऐसे करके बहुत वैल्यूज है, तो ये जो वैल्यूज के मैंने पॉइंट्स बोले, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके साथ वैल्यूज का पॉइंट लिंक्ड होता है, ठीक है, ये समझ आया, कुछ कुछ आइडिया मिला, यस और नो। अच्छा, अभी देखो इस पॉइंट को और माइक्रो स्केल में लिखना नहीं पड़ेगा, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ये सीटेट के बेस्ट है मैं बोल देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, बट पॉइंट्स मेरा था कि समझना इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो तो बेटर है, फ्यूचर में काम आएगा तो आप रख सकते हो, ठीक है।
अभी देखो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट में रीइंफोर्समेंट का बात किया गया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट बताओ? लर्निंग टीचिंग बुक। देखो हिंट दे रही हूँ, लर्निंग टीचिंग बुक, व्हिच एक्सपेरिमेंट? पैवलोव यहाँ पे मेंशन्ड है, बट एक्चुअल रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट सोचो सोचो, पैवलोव के आसपास ही है। स्किनर, स्किनर, स्किनर। रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट स्किनर के साथ लिंक्ड है, ठीक है? यही हुआ, चीज रॉन्ग हो गया। जब भी बिहेवियरल कंसेप्ट को लेके बात आए तो 3 पर्सन का नाम आता है, 3 पर्सन्स और 3 रिसर्चर्स के नेम आते हैं। पहला नेम होता है थॉर्नडाइक का कंसेप्ट, ट्रायल एंड एरर। सेकंड कंसेप्ट इज बाय पैवलोव, सो पैवलोव का आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गया। थर्ड वन इज बाय स्किनर एंड बीएफ स्किनर, एंड उनका कंसेप्ट था ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये जो पॉइंट्स है ना, पूरे डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट का वर्ड कहाँ पे यूज किया गया मैं पूछ रही हूँ। रीइंफोर्समेंट टर्म यूज किया गया था बाय पैवलोव, बट पूरे कंसेप्ट को डिटेल्ड किसने एक्सप्लेन किया था? वो थे स्किनर, ठीक है? डिटेल्ड किसने एक्सप्लेन किया? स्किनर। तो स्किनर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रीइंफोर्समेंट टेक्निक का यूज किया था, एंड रीइंफोर्समेंट मतलब हो गया क्या? रिवार्डिंग। ये तीनों कंडीशन में, जस्ट लाइक थॉर्नडाइक का कंडीशन देख लो या कंसेप्ट देख लो, या पैवलोव का कंसेप्ट देख लो, या फिर लास्ट वन स्किनर का देख लो, तीनों में रीइंफोर्समेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्किनर ने पूरा ही रीइंफोर्समेंट को एक्सप्लेन किया था उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है? अभी क्या लाइन मेंशन है देखो, द टर्म रीइंफोर्समेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैवलोव। पैवलोव ने 1903 में इस टर्म को यूज किया, इस शब्द को यूज किया, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवार्डिंग। अपने काम का कंप्लीशन होने के बाद हमें जो एक फीडबैक मिलता है, या हमें जो इंसेंटिव्स मिलता है, या रिवार्ड मिलते हैं, या फिर पनिशमेंट मिलता है, वो होता है रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? रीइंफोर्समेंट क्या है? वन काइंड ऑफ रिवार्ड। क्या है? वन काइंड ऑफ रिवार्ड। तो रिवार्ड गिविंग जो टेक्निक है वो रीइंफोर्समेंट में हम करते हैं, रिवार्ड गिविंग टेक्निक। अगेन रिवार्ड जो होते हैं, बताओ ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है कि नहीं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सुने हो कि नहीं? Okay, so positive reinforcement मतलब positivity when a student perform very well, so teachers क्या करेंगे? Teachers stood up and just like clap their hands or say others to clapping for this person or for this student। तो ये होता है कि बच्चों के लिए प्रॉपरली टीचर ने खड़े होकर बच्चों को, दूसरे बच्चों को बोला प्लीज क्लैप फॉर दिस स्टूडेंट्स अचीवमेंट, उस बच्चे का अचीवमेंट के लिए तुम लोग क्लैप करो। तो दैट इज फॉर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये किस लिए है? कि बच्चे ने अच्छे रिजल्ट किया, सो इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव इज कॉल्ड पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? जब बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, एंड उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो रॉन्ग करता है कंसेप्ट को, बट वो ट्राई कर सकता है बट रॉन्ग करता है, तो उसको हम पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट इन द सेंस यहाँ पे बच्चे को कोई भी हार्म हम नहीं करेंगे, या अब्यूज नहीं करेंगे, खराब कुछ नहीं बोलेंगे, बट जो भी एक्टिविटीज देंगे वो रिपीटेड मोड में देंगे ताकि उसमें सुधार आए। हो गया। रीइंफोर्समेंट का टर्म किसने यूज किया? पैवलोव ने। मैंने नहीं बोला कि कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट को पैवलोव ने दिया है, कंसेप्ट स्किनर ने दिया है, रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट। एंड द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब है गेटिंग द वर्क कंप्लीटेड बाय गिविंग सम इंसेंटिव्स और रिवार्ड टू सर्टेन पर्सन। कुछ पर्संस को रिवार्ड देना या इंसेंटिव्स देना, ये होता है रीइंफोर्समेंट का टेक्निक। साइकोलॉजिकली बोले तो, अच्छा बताओ, साइकोलॉजिकली कोई पर्सन को अगर जज करोगे या खुद को ही जज कर लो, आप लोगों को अगर गिफ्ट्स मिलते हैं तो अच्छे लगते हैं कि नहीं? बस, वो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। सिंपली अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा आपको सैलरी मिला, फॉर द फर्स्ट टाइम आपको सैलरी मिला, तो वो एक हैप्पीनेस है, ठीक है ना? किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने आपके वर्क के लिए आपको प्रेज कर लिया, जस्ट आप आज कुकिंग बहुत अच्छी की हो, आप आज ये पढ़ाई बहुत अच्छी की हो, तो ये सारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आता है, ठीक है? ये सारे छोटे छोटे इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स हैं। साइकोलॉजिकली रीइंफोर्समेंट एक टेक्निक है जिसके थ्रू इन स्ट्रेंथनिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर टू लर्न मोर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में और ज्यादा सीखने के लिए, क्लासरूम में और ज्यादा उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज रीइंफोर्समेंट टेक्निक को।
दो रीइंफोर्समेंट इज अ स्किल, अगर हम बोले कि रीइंफोर्समेंट एक स्किल है और ये एक कौशल है जिसके थ्रू बच्चों को हम फ्रिक्वेंटली उनके डिजायरेबल बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा बोलो, डिजायरेबल बिहेवियर, एक बच्चा एक टाइम बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो ये कंटिन्यू वो बच्चा बिहेव अच्छा करता है क्या? नहीं करता। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको हमें प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, एवरी टाइम प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, सो दैट उसको हमें अगर प्रैक्टिस करवाना है तो उसको हम बोलते हैं डिजायरेबल बिहेवियर, मतलब जो बिहेवियर उनमें हमें चाहिए, उस बिहेवियर को डालने के लिए बार बार प्रैक्टिस और रिपीटेशन करना पड़ता है। एंड वो रिपीटेशन बहुत इजीली हो जाता है इंटेंसिव के साथ, मतलब सॉरी, इंटेंसली हो जाता है इंसेंटिव्स के साथ, दैट मीन्स रिवार्डिंग के साथ, पॉजिटिव रिवार्डिंग। ओके, सो अनडिजायरेबल अगर बिहेवियर को हटाना हो, कोई नेगेटिव बिहेवियर है उसको हटाना हो, तो क्या करेंगे? प्रेज करेंगे क्या, या छोटा छोटा पनिशमेंट देंगे? पनिशमेंट देंगे, छोटा छोटा पनिशमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चे का अनडिजायरेबल जो बिहेवियर्स हैं उसको हम हटा सकते हैं। एंड इसको हमने टर्म दिया है पनिशमेंट, मतलब छोटे छोटे पनिशमेंट जिसमें कोई भी हार्मफुल थिंग्स और अब्यूजमेंट, कोई वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स हम नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा सिर्फ मेंशन करोगे, ज्यादा इतना लेंदी मत करना। यस, बोलो। ओके ओके ओके। अच्छा, सपोज दैट एक स्टूडेंट का बिहेवियर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ओके, यू आर ए टीचर और यू आर ए क्लास टीचर फॉर दैट क्लासरूम वेयर दैट स्टूडेंट इज लर्न, और वो एडमिटेड है, मतलब एडमिशन लिया हुआ है, तो आप फॉर द फर्स्ट टाइम जब उस बच्चे से मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? मुझे बताइए, जस्ट क्या करोगे? मैं मैं बोली कि एक क्लास में आप जाती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, आप उस बच्चे से पहले से अक्वाइंटेड नहीं है, एंड वो बच्चा आपके साथ एक मिसबिहेव करता है या फिर कुछ एक अब्यूजिव वर्ड्स आपको बोल देता है, तो आप क्या करेंगी? अच्छा, दिस इज नॉट गुड। ओके, तो आप लोग आज के टाइम पे जो एनसीएफ का रूल है या एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम उनको पनिश नहीं कर सकते, राइट? हम कोई भी रफ वर्ड्स और जस्ट लाइक उसको बीट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते या क्लासरूम से निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? तो छोटे छोटे पनिशमेंट में आता है कि जो बच्चे ने बोला, ठीक है, उसको 1000 टाइम्स वो रिपीट करेगा, ठीक है, और 1000 टाइम्स वो उसके लिए सॉरी आपको बोलेगा। सो ये होता है छोटा छोटा पनिशमेंट जो कि पहले के टाइम पे भी यूज किया जाता था, कि एक बच्चा अगर सुधर नहीं रहा है तो उस चीज को सुधारने के लिए उसको उसी चीज को बोलो, रिपीट करो। जब हम लोग कोई भी चीज को, अनडिजायरेबल थिंग को हम बोलना नहीं चाहते बट हमसे हो गया है एंड उसी गलत चीज को बार बार करने को बोला जाए, तो उसके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि मैं तो गलत था, टीचर ने मुझे क्यों ये बोला, एंड वो धीरे धीरे उस चीज को रिड्यूस करता है। तो ये वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि पनिशमेंट ही है, जिसमें बच्चे को आइदर, अगर सपोज उसका हैंडराइटिंग खराब है, तो आप क्या बोलते हो हैंडराइटिंग के लिए, क्या करते हैं हम लोग? बच्चे का हैंडराइटिंग खराब है, अच्छा, स्क्रिप्ट्स लिखने देते हो, स्क्रिप्ट्स और नोट्स लिखने देते हो रिपीटेडली, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, एक वर्ड उसने गलत लिखा है तो उसको बोला जाएगा 1000 टाइम्स लिख के आओ, या फिर पूरा कॉपी भर के आओ। सो उसमें वो बोर हो जाता है, एंड जो चीज में वो बोर हो जाएगा, बिकॉज ये बच्चों का मामला होता है, वो चीज को छोड़ देता है। ये चीज है, ठीक है। बच्चों को हम लोग नेगेटिवली जब भी पनिश करना चाहते हैं तो उसी चीज को रिपीटेडली करने को बोला जाता है, रिपीटेडली करो। देखो, दो तीन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बच्चे का एज मैटर करता है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसको काउंसलिंग कर सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो कि ये चीज गलत है एंड दैट इज द अब्यूजिव वर्ड, यू शुड मेंटेन योर डेकोरम नॉट टू यूज दैट वर्ड अगेन। तो उस वर्ड को आप अगेन यूज नहीं करेंगे, क्लासरूम का जो डेकोरम है या फिर आपका जो स्कूल का डेकोरम है उसको आप मेंटेन रखेंगे। इतना समझा सकते हैं। अगर वो बच्चा छोटा है तो उसको समझाना पड़ेगा कि ये चीज रॉन्ग है, तो वो जैसे आपको एक अब्यूजिव वर्ड बोल दिया तो वो उस वर्ड के साथ बोलेगा ये वर्ड अब्यूजिव है, ये वर्ड अब्यूजिव है, तो वो बार बार बोलते बोलते उसको जब गुस्सा आएगा वो छोड़ देगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एज पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है, प्रैक्टिस के थ्रू ही ये आप कर पाएंगे, क्योंकि किंडर गार्डन में तो बच्चों को, आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा है कि नहीं, आप जिस चीज को मना करते हो वो रिपीटेडली करता है, ये नोटिस किया है? बस उसी चीज को हटाने के लिए ये एक री का
टेक्निक है जहाँ पे स्किनर ने इस कंसेप्ट को लिया था रैट के साथ, एंड रैट को बार 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 एक ही चीज करना था, पैलेट्स को खाना है तो तुमको मतलब उसका डोर ओपन करना पड़ेगा। अगर डोर ओपन नहीं करते हो तो तुमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो ये जो उसका डर था, उस डर से उसका जो एक्टिविटीज है उसमें चेंजेस आया, एंड रेंडमली जो उसने वन टाइम डोर को ओपन किया था, बार बार वो करने को सीख गया। तो यही चीज हम लोग स्कूल्स में भी करते हैं बच्चों के लिए, प्राइमरी टीचर्स यही करते हैं, ठीक है। एंड एज के अकॉर्डिंग अगर बड़े क्लास में कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग नेगेटिवली वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, बट उनको काउंसलिंग, गाइडेंस, या फिर उनका जो प्रॉब्लम है उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। उस पॉइंट को पहुंचने के बाद उनको हम री कर सकते हैं। इतना चीज है। तो अभी हम लोग ने पढ़ लिया क्या? देर आर टू टाइप ऑफ री, ओके, देर आर टू टाइप ऑफ reinforcement: positive reinforcement, negative reinforcement. Positive reinforcement provide pleasant experience. देखो, प्लीजेंट मतलब क्या है? अच्छा, सुखदायक, सुखदायक, जो खुशी दे आपको, सुख दे आपको, ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। कुछ एक काम कर लिया, उसके लिए, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए आपको आज अवार्ड दिया जाएगा, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए आज आपको सर्टिफिकेशन से नवाजा जाएगा, जस्ट लाइक आपको दिया जाएगा। तो ये जो चीज है, आपके जो डिजायरेबल बिहेवियर है, मतलब जो पॉजिटिव बिहेवियर है, उसको हम क्या करें? मॉडिफाई कर रहे हैं। मतलब बार बार अगर हम लोग पॉजिटिवली आपको बोले तुम अच्छा काम करा, अच्छा काम करा, मतलब क्या है? मुझे लाइफ में तब अच्छा ही काम करना है, मेरा मन और नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। हाउएवर, अगर मैं बोलूं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब ये दुखदायक है, जिसमें बच्चों के वीकनेसेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, मतलब जो वीकनेसेस हैं उसको हटाने के लिए जो हम काम को करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अभी देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग इतने सारे पॉइंट्स मेंशन है, ठीक है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को हम लोग और एक टर्म में ऑप्टिमिस्टिक भी बोलते हैं, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को पेसिमिस्टिक भी बोला जाता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में दो पॉइंट आता है, एक है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अच्छा देखो, वर्बल का मतलब क्या है? वर्ड्स का यूज करना, आप लोग वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है ना। नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या आएगा बताओ? नॉन वर्बल, वर्बल में साउंड, वर्ड्स, स्टेटमेंट्स ऐसे यूज करते हैं। नॉन वर्बल एक्शन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, पॉजिटिव वर्ड्स और स्टेटमेंट यूज करना, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट में क्या यूज करेंगे ना? पॉजिटिव तो है, दैट मीन्स पॉजिटिव जेस्चर, लुक और एक्सप्रेशंस देंगे। अभी देखो, नेगेटिव के अकॉर्डिंग भी सेम आएगा। नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट मतलब यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स हम देंगे बच्चों के अगेंस्ट, बच्चे जो वर्क को रॉन्ग कर रहे हैं, कि ऐसा मत करो, मत करो, नो बोला गया, अल्टीमेटली हम लोग नो बोल रहे हैं। नेगेटिव नॉन वर्बल में जेस्चर के अकॉर्डिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिखाना है। अभी देखो, कॉन्टैक्ट रीइंफोर्समेंट, कॉन्टैक्ट मतलब क्या है बताओ? अभी आप लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ एंड क्लियर कर रही हूँ आपके पॉइंट्स को, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट रीइंफोर्समेंट। मैं आपको कॉन्टैक्ट करके, मैंने पहले क्लास जैसे स्टार्ट हुआ तो क्या बोला, कुछ बच्चों ने आज मुझे आंसर सेंड किया है स्किल्स का, दैट मीन्स मुझे वो अच्छा लगा, सो दैट वन इज कॉन्टैक्ट रीइंफोर्समेंट। किसी पर्सन को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप बता रहे हो कि तुम्हारा ये पॉइंट अच्छा है या ये पॉइंट बुरा है, तो दैट इज कॉन्टैक्ट रीइंफोर्समेंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्सिमिटी? प्रोक्सिमिटी, कॉपी करना, ओके। मैं एक चीज बोल रही हूँ, देखिए, सपोज ये आपका बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी जैसा तो नहीं दिख रहा है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो इस चीज में सपोज ये हेड पोर्शन है, हेड के पास जो रहेगा, मतलब आपका मेन बॉडी के पास जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमिटी, प्रॉक्सिमल। एंड जो दूर रहेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टल, डिस्टेंस में है, दैट इज डिस्टल। ये क्या है? प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमिटी रीइंफोर्समेंट में किसी भी पर्सन को हम अगर जज कर रहे हैं तो सामने से जज करेंगे, आसपास से जज करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, उसको जज करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे। एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट, एक्टिविटी तो समझ लो ना, पूरा जो वर्क दिया गया है आपके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग हम आपको रीइंफोर्स करेंगे। टोकन रीइंफोर्समेंट, जस्ट लाइक आपको मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कुछ वर्क के अकॉर्डिंग, स्पेसिफाइड कर देना। अच्छा, आप लोग खाना खाने जाते हो, कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट से टोकन लेते हो कि नहीं? मुझे ये खाना खाना है तो इसका टोकन दीजिए, बस वो टोकन है। मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज को फिक्स कर देना एक टोकन में, कि ये काम करोगे तो तुमको ये रीइंफोर्समेंट मिलेगा। लास्ट वन इज द पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट, ये भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ही पार्ट है। सो अभी बताओ, इसका टेबल कैसे बनाओगे? सेम प्रोसीजर जो है, जो इंट्रोडक्शन में, इलास्ट्रेशन में जैसा लिखा था, सब कुछ सेम होगा। स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाओगे, या स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रही हूँ,
ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाओगे, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, एंड उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, ऊपर कंपोनेंट लिख देना, इधर आप लिख देना रेटिंग स्केल 1 टू 5 तक यहाँ पे मेंशन होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप मेंशन कर देना। यहाँ पे पॉइंट्स थोड़ा-सा ऐसा सब कुछ लिख दोगे, ऐसा जो भी है, उसके बाद टिक करना स्टार्ट करना। ऐसा करके एंडिंग करोगे। क्लियर है? स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्लियर है? ओके। हुँ, 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 हाँ, बस। पहले आपको इंट्रो देना है, कोई भी स्किल हो उसका इंट्रो देना है, ठीक है? आफ्टर दैट कंपोनेंट्स को डायरेक्टली लिख के दिखा देना है कि ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आपको माइक्रो स्किल का एग्जाम्पल, मतलब आपको एक टॉपिक का एग्जाम्पल लेके जो आप लोग बना रहे हो वैसा बनाना है पूरा, ठीक है? ओके। अभी अच्छा, एक-एक बोलो, क्या बोल रहे हो टॉपिक का? अगेन? टॉपिक आपके अकॉर्डिंग होगा, आप जो चूज कर रहे हो जो टॉपिक, मतलब कोई भी कंसेप्ट आपके मेथड्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंसेप्ट ले सकते हैं, ठीक है? फिजिक्स का ले लो, मैथ्स का ले लो, बट पेपर कौन सा है? सपोज आपका आज हम्म हम्म, हाँ हाँ, बस आपके जिस दिन पेडागोजी ऑफ हिंदी होगा उस दिन आप स्किल्स में पेडागोजी ऑफ हिंदी के ही टॉपिक्स को लेंगे, पेडागोजी ऑफ हिंदी बोल रहे हो, हिंदी के ही टॉपिक्स को लेंगे। एंड जिस दिन सोशल साइंस का एग्जाम होगा उस दिन सोशल साइंस से टॉपिक्स को लेंगे। ओके। ओके, यस, और कोई बोल रहा है? बोलिए, बोलिए। हुँ, कैसे नहीं होगा? नाउन के ऊपर डेफिनेशन है कि नहीं बताइए? ओके, नाउन के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं? ओके, नाउन के एग्ज़ाम्पल्स के साथ आप डिफरेंट उसके पार्ट्स को या डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स में यूज़ किया जा सकता है, सो कर सकते हैं? हाँ, टाइप्स ऑफ नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन, इम्प्रॉपर नाउन, नाउन्स के पार्ट्स हो सकते हैं? ओके, बस इतना करने से हो जाएगा, दैट्स एनफ, ठीक है? ओके। हाँ, आप लोगों का क्लास है कल। कल क्लास है 10 से सॉरी 11:30 तक कुरुक्षेत्र का क्लास है पहला। कुरुक्षेत्र फर्स्ट ईयर, आफ्टर दैट एएनयू एंड वाईवीयू का क्लास है 11:30 टू 1, ठीक है? मैं अभी दे दूँगी, शेड्यूल अभी दे दूँगी। सेकंड हाफ में आप लोग अगर कंटिन्यू करना चाहो तो पेडागोजी कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। बट पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा-सा सबके सब्जेक्ट्स में भी डाउट्स आ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखते हैं, क्या करेंगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन, हाँ, सुन रहे हैं, बताइए। क्लोज़ क्लोज़र बोला गया, कंक्लूज़न, ओके। अच्छा, हर्ट्ज़ियन प्रिंसिपल और हर्ट्ज़ियन स्टेप्स सुने हो? ये टर्म, ये वर्ड सुने हो? ऑफलाइन बच्चे अगर नहीं सुने हो तो पूरा डाँट पड़ेगा आप लोगों को। हर्ट्ज़ियन प्रिंसिपल और स्टेप्स कहाँ पे है? कहाँ पे यूज़ हुआ है? देखो यहाँ पे नाम लिखा गया है। लेसन प्लान, ओके, मेंशन है। एक्चुअली ऑफलाइन बोलने का मतलब ये था क्योंकि मैंने हर्ट्ज़ियन प्रिंसिपल वहाँ पे बताया था, थोड़ा-सा उन लोगों को बताया था, इसलिए मैं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ये कर दी, क्योंकि हर्ट्ज़ियन स्टेप्स जो होता है, ये नॉर्मल जो लेसन प्लान है, वही उसी को हम लोग हर्ट्ज़ियन स्टेप्स बोलते हैं, नॉर्मल लेसन प्लान्स को। अच्छा, देखो क्लोज़र मतलब क्या है? क्लोज़र मतलब होता है जस्ट लाइक मुझे कंक्लूज़न तक पहुँचना है, बट हर एक लेसन प्लान के एंड को हम कंक्लूज़न में नहीं डालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में नहीं डालते। लेसन प्लान के अगर स्टेप्स देखोगे तो लास्ट पॉइंट पे होम टास्क रहता है, एंड उससे पहले रिकैपिचुलेशन रहता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रिकैप? सुने हो कि नहीं वर्ड रिकैप? बस मतलब वन काइंड ऑफ रिकॉल करना, रिकॉल करना, ओके। सो मैं क्या कर रही हूँ, देखो आप लोग सीरियल्स देखते हो?
कोई वेब सीरीज और मूवीज देखते हो तो समटाइम्स क्या होता है ना, मूवीज जब टीवी में या कहीं चलता है तो वहां पे देखते हैं पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि पहले यहाँ तक हो गया है, मतलब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो दैट मीन्स रिकैप वहां पे दिखाया। तो उससे हमने क्या समझा, किसी चीज को हम बोल सकते हैं फिर से रिपीट करना, वन काइंड ऑफ फिर से रिपीट करना, बट अभी हम शॉर्ट टाइम पे रिपीट करेंगे, शॉर्ट टाइम पे रिपीट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट को आपको पढ़ा दिया, आफ्टर दैट मैं लास्ट पॉइंट में क्या करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब आप आंसर्स दे देंगे दैट मीन्स आपका रिकैप कंप्लीट हो गया। अभी भी नहीं समझ आया तो फिर से बोल रही हूँ, मैंने एक कहानी पढ़ाया, ठीक है, एक स्टोरी पढ़ाया, या फिर एक मैथ्स का टॉपिक, या फिर बायो का टॉपिक, या सोशल साइंस का, या कॉमर्स का, कुछ भी एक टॉपिक पढ़ाया। टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप लोग कितना समझे हैं उसको जानने के लिए मैं रिकैपिचुलेशन करूंगी, जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि ऑलरेडी आपको टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उसी से, ताकि आपका पॉइंट क्लियर है कि नहीं मैं जान सकूं, ठीक है। तो इसको रिकैपिचुलेशन बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, द स्किल इज ऑल्सो नोन एज रिकैपिचुलेशन इन द हर्बर्टियन स्टेप्स। हर्बर्टियन के स्टेप्स में मतलब लेसन प्लान में जो रैपिंग प्रोसेस है, रैपिंग मतलब क्या है बोलो, रैप करना। ये रैप मतलब वो गाना वाला रैप नहीं है, मतलब कवर करना, कवर करना, वन काइंड ऑफ कवर करना। अच्छा, चॉकलेट रैपिंग देखो, गिफ्ट रैपिंग, चॉकलेट रैपिंग देखे हो ना, मतलब क्या है, एक पूरे कंप्लीट थिंग को हम कवर कर रहे हैं, one kind of process by which we can cover one थिंग कंप्लीटली, एंटायर थिंग कंप्लीटली, होल थिंग्स को हम एंटायरली क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। जब होल थिंग्स को कवर अप करना रहता है तो उसमें हम समिंग अप करते हैं, मतलब क्या, एडिशन करना, एडिट अप करना, कोई चीज को एडिशन करना या एडिट अप करना, ठीक है। रिवीजन ऑफ द मीनिंगफुल फैक्ट, जो चीज इंपॉर्टेंट होता है बार बार उसको हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। इन दिस डायरेक्शन और डायरेक्शन टीचर एंगेज द स्टूडेंट इन ए हेल्पफुल एक्टिविटी। देखो बार बार क्विक डिस्कशन हो जाएगा, एक चीज को डिटेल पढ़ा फिर क्विक डिस्कशन किया, तो बार बार एग्जैक्टली एक ही चीज को रिपीट करने से बच्चों को याद रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि रिवीजन हो गया, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, रिवीजन हो गया, समराइजन हो गया। समराइज मतलब क्या होता है, चीजों को एडेड अप करते जाना, 1 + 2 + 3 + 4 एडेड अप करते जाना। कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वन पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, विषय वस्तु, दैट मीन्स जिस्ट, समरी। समराइजेशन मतलब क्या होता है, पूरे कंसेप्ट को जानने के बाद हम उसको एडिशन करके एक जिस्ट बताते हैं। अच्छा, कंसोलिडेशन क्या होता है बताओ। कंसोलिडेशन हम लोग एक होता है ना, मतलब वन काइंड ऑफ बोल सकते हो, पूरे थिंग को करने के बाद हम जो एंड रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, तो वो एंड रिजल्ट आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को टच कर रहा है कि नहीं। जो भी आप करो ना, कंसोलिडेट करना मतलब वन काइंड ऑफ बोल दो कि हम किसी के मन को शांति देना चाहते हैं, थोड़ा सा वन काइंड ऑफ हम लोग कंसोल करना चाहते हैं, तो कंसोल जब भी करते हैं ना, किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करना रहता है, मतलब उस पर्सन को कुछ ऐसा चीज बोलो उसका मन सेटिस्फाई हो जाए। तो कंसोलिडेशन, कोई भी टॉपिक का कंसोलिडेशन जो पॉइंट होता है वो होता है उस चीज को सेटिस्फाई करना, जो हम आंसर बोल रहे हैं वो सेटिस्फाई है कि नहीं उसके साथ। एप्लीकेशन तो समझ गए, मतलब उस चीज को अप्लाई करना। नेक्स्ट, लिंकेज, लिंकेज एंड फीडबैक। फीडबैक तो जानते हो, किसी चीज का रिप्लाई देना, पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो, जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई देना। लिंकेज क्या है, जोड़ना, कनेक्ट करना, लिंक्ड करना, ठीक है, एक चीज को दूसरे चीज से लिंक्ड करना, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। समझ आया, क्लियर है। यस, बस बस बस, हाँ, उसी टाइप का ही है। वो क्या है, सेटिस्फेक्शन होता है ना, एक बच्चे का सेटिस्फेक्शन लेवल तक हम पहुंचते हैं कि चलो वो हारा भी नहीं है, जीता भी नहीं है, उस पॉइंट को हमने सिर्फ सेटिस्फाई कर दिया कि वो रोए ना या फिर उसको हर्ट ना हो। तो उस पॉइंट को, जैसे भी हर एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो लास्ट पॉइंट में अगर हम समझे ना समझे कुछ भी हो, उसको हम सेटिस्फाई करने के लेवल तक चले जाते हैं, बस उतना तक टच करना है चीजों को, उतना करने से हो जाता है, कोई भी चीज का समझना हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट चले जाए, लास्ट पॉइंट, दैट इज स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट बोलने से ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बट इस रिलेटेड ईवीएस में, सीटेट के ईवीएस में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये तो समझ रहे हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे क्लास को समझाना, संभालना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बच्चों को एक ऑर्डरली मैनर में पढ़ाना, फोकस करना,
अटेंशन देना, ऑर्गेनाइज करना, मतलब पूरे संस्थाओं को आप जो संभालते हो ना स्टेप वाइज मैनर पे, छोटे छोटे पद पे संभालते हो, या फिर जो स्किल्स स्किल्स हैं बच्चों के लिए यूज कर रहे हो, वो स्किल्स अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बच्चों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो सेटिंग अप हुआ है कि नहीं, मतलब पूरे क्लास को मैनेज करना। क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, पूरे क्लास को हम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा बताओ यहाँ पे लैंग्वेज के जो स्किल्स थे वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग क्लासरूम मैनेजमेंट में चाहिए कि नहीं? यस। वर्बल भी चाहिए, नॉन वर्बल भी चाहिए। देखो ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ना, ऊपर से जितने स्किल्स पढ़ के आए थे सब कुछ इसमें चाहिए, सब चाहिए। क्वेश्चन पूछते हो क्लास में, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अटेंशन देते हो, इलास्ट्रेशन विद एग्जांपल भी करते हो, इंट्रोडक्शन भी देते हो, समराइज भी कर रहे हो, क्लासरूम क्लोजर भी कर रहे हो, सेटिस्फाई भी कर रहे हो पॉइंट्स को। तो हर एक चीज को हम यहाँ पे करते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डरली मैनर पे होना चाहिए, कोई भी संस्थाओं को चला रहे हो वो ऑर्डरली मैनर पे होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए कोई भी टास्क को कंप्लीट। दैट मीन्स इन द लास्ट रिजल्ट प्रोडक्टिव मैनर पे कोई वैल्यू मिले, प्रोडक्टिव वे में कुछ वैल्यू मिले, इसलिए क्या किया जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। अच्छा यहाँ पे ग्रामर्स को हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, LSRW को यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स को हम लोग यहाँ पे हायर करते हैं, सो दैट प्रॉपर वे से वो ऑर्गेनाइज कर सके क्लास को। अभी देखो पॉइंट्स जो है, 7 ही पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स। एड्रेस स्टूडेंट्स विद देयर नेम्स, ये इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, हम लोग याद नहीं रख पाते, कुछ ही बच्चों का नाम याद रहता है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम वही बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनका नाम याद रहता है, अदरवाइज इतने बच्चों का नाम याद नहीं रहता। बट जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, माइक्रो स्किल है तो 5 से 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का नाम हम इजीली यूज कर सकते हैं। एंड जो भी इशू हो किसी भी बच्चे को, उसके नाम से ही उसको पुकारो एंड बोलो। फिक्स्ड क्लासरूम नॉर्म्स, क्लासरूम के अकॉर्डिंग नॉर्म्स और रूल्स को फिक्स करो, नियम बनाओ। देन गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दो, इंस्ट्रक्शंस, नियम बनाना, सूचना देना, सूचनाओं को इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो। देन एंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, आप ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे, उसका गारंटी देंगे कि वो बच्चे आपके क्लास में फुल पार्टिसिपेट करेगा, अटेंटिवली क्लास अटेंड करेगा। देन चेकिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बच्चों के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। देन रिकॉग्नाइजिंग एंड रीइंफोर्सिंग अटेंडिंग बिहेवियर, बच्चों के जो बिहेवियर हैं, जो वो अटेंड करें या फिर उनका जो पार्टिसिपेशन वाला जो बिहेवियर रहता है, उसके बाद बच्चों को रीइंफोर्स और रिकॉग्नाइज अच्छे से करो कि कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट किया था एंड कौन सा बच्चे को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अच्छा डिसिप्लिन मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में सबको चलाना, ये होता है डिसिप्लिन, ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना। डिसिप्लिन मतलब सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाना, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हैं, क्लियर हुए थोड़ा?